हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर से आज नया लेक्चर लेके आए हैं। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि यानी एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी का आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेंगे और वेक्टर वियोजन करेंगे हम। वेक्टर वियोजन यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कहते हैं हम जिसको, वो हम पढ़ेंगे आज। तो इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला हमने कर लिया था, यानी रिजल्टेंट हमने निकाल लिया था R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने फॉर्मूला पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम इसका एंगल निकालेंगे कि भाई जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है किसी एक वेक्टर से। बात समझ में आ रही है कि रिजल्टेंट किसी वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम उसको सीखेंगे कि कितना एंगल बनाएगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा हमें निकालना है, सपोज अल्फा निकालना है तो tan ले लेते हैं। चलिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका CD, ये देख पा रहे होंगे आप। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें ट्रायंगल, चलिए मैं ट्रायंगल भी लिख देता हूं, ट्रायंगल OCD में, OCD में क्या देख रहे हैं, CD अपॉन OD, CD अपॉन OD। फिर से वही बात कि हम अब करें क्या, यहां पर कैसे निकालें। सिंपल मेथड है कि इन टर्म को ऐसी टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें पता हो। ठीक, ऐसी टर्म में कन्वर्ट करना है जो हमें पता है। अब देखते हैं CD क्या पता है, नहीं CD नहीं पता है हमें। OD पता है, नहीं OD भी नहीं पता है, दोनों ही नहीं पता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इनको हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए OD को लिखते हैं। OD क्या है, OD को हम OA प्लस AD लिख सकते हैं OA प्लस AD, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट लाइन में CD अपॉन OA प्लस AD लिख दिया है। अब फिर से इसमें OA तो पता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन CD नहीं पता है, सिमिलरली AD नहीं पता है। तो CD और AD की वैल्यू निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत आसान है, पहले की तरह से निकालते हैं। CD कौन सा है, ये तो ट्रायंगल, इसको अलग से निकाल लेते हैं। चलिए ट्रायंगल CAD में, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो कितना होगा ये, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। ये ट्रायंगल हो गया आपका COD। तो CAD ट्रायंगल में आपको ये निकालना है, तो फिर से ऐसी टर्म लेंगे जो आपको पता है, एक पता हो और एक कैलकुलेट करनी हो। तो कौन सी पता है, ये पता है और ये कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और लंब, ये दो चीज पता है। तो इन दोनों में क्या आएगा, साइन चलता है, तो साइन ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन AC। निकल के आ गया CD। तो CD कितना हुआ यहां पर, AC साइन थीटा। अब AC ऐसी वैल्यू है जो हमें पता है, देख पा रहे होंगे आप। दूसरा, अब हमें निकालना है AD। फिर से इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में लेते हैं। इस बार बेस है और हाइपोटेन्यूस है। बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या चलता है, कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, AD अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, AC। तो यहां से AD निकल के आ जाएगा, AD इज इक्वल टू AC कॉस थीटा। तो देखिए ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, दो वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई जो अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए रखते हैं कि तो AC साइन थीटा अपॉन OA को O ही रहने देते हैं क्योंकि तो हमें पता है। नेक्स्ट क्या है, AC कॉस थीटा। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो देखिए अब AC की वैल्यू कितनी है,
ओ ए की वैल्यू कितनी है ये देखते हैं कितनी, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी ये और ये पैरेलल है और सेम मैग्नीट्यूड है, इट मीन्स बी। तो कितना आ जाएगा ये, बी साइन थीटा अपॉन ओ ए कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया आपका tan अल्फा। ये देखिए ये आपका आ गया फॉर्मूला निकल के, है ना आसान, बहुत आसानी से आपने फॉर्मूला निकाल लिया। चलिए अब कुछ कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या कि एंगल यदि इतना हो, यदि एंगल इतना हो तब उस केस में, तो फर्स्ट केस है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा यदि 0 हो, तो दोनों चीज देखते हैं, मैग्नीट्यूड को भी चेक कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा उस केस में और एंगल कितना होगा, दोनों चीज चेक कर लेते हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड को देखते हैं कि यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा 0 होने का मतलब कितना होगा, कॉस 0, और कॉस 0 यानी यहां पर कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ये वैल्यू अगर हम यहां पे रखें तो क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या निकल के आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अंडर रूट से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो r इक्वल टू ए प्लस बी बचेगा। तो अगर एंगल 0 हो उस केस में रिजल्टेंट a प्लस बी आएगा। अब इसको जरा देखें, प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं कि ये क्या है। एक वेक्टर ये था a वेक्टर, ठीक है, उसने कहा एंगल 0 है दूसरे वेक्टर में, दूसरा वेक्टर कितना है b, और एंगल 0 है तो यहीं से तो स्टार्ट होगा, ये वेक्टर हो गया b। दोनों वेक्टर क्या है, दोनों में एंगल 0, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एडिशन, और एडिशन ही आ गया आपका ये दोनों के मैग्नीट्यूड का। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एंगल चेंज करते हैं। नंबर सेकंड कंडीशन है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई यहां पर, एंगल रह गया। एंगल अगर हम देखें तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना होगा, साइन 0 मीन्स 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, आगे कुछ भी होता रहे 0 हो जाएगा। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो r की वैल्यू कितनी होगी, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस केस में r की वैल्यू इतनी आएगी। थीटा देख लेते हैं, टेन थीटा वो टेन अल्फा में साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, यहां से साइन 90 1 होता है, तो b अपॉन a, और कॉस 90 0 होगा तो a, तो b अपॉन a ही बचेगा यहां पर, ये होगा b अपॉन a। नेक्स्ट केस देखते हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, उस केस में कॉस 180 होता है -1 एंड साइन 180 इज इक्वल टू होता है 0। यहां पे चलिए मैं साइन की वैल्यू भी लिख देता हूं, साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो r निकालते हैं इससे, r निकालिए, कितना होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू होगी -1। -1 का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं एक बार और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस 2ab का मतलब क्या हुआ, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो एक तरह से ऑपोजिट वेक्टर की तरह से काम करा। tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, tan अल्फा कितना होगा, यहां से देखते हैं फिर से, साइन 180 0 है, तो कुछ भी हो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट मीन्स 0, तो एंगल 0 ही होगा। है आसान बहुत। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस अवश्य करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इनको याद नहीं रख पाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सब टिप्स पे होंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और आप सारी चीज़ें समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर याद नहीं रख सकते आप चीज़ों को, आपको समझना होगा। चलिए, तो ये था आपका वेक्टर से रिलेटेड उनका एडिशन का एनालिटिकल मेथड। अब चलते हैं वेक्टर वियोजन की तरफ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का वियोजन यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए। देखिए, वेक्टर को समझिए। सबसे पहले इसका मीनिंग हमें समझना होगा, वियोजन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। एक तरह से इनको डिवाइड करना यानी बांटना। तो वेक्टर ए है, ये किन कंपोनेंट में बांटा जा सकता है, क्योंकि कंपोनेंट आपने कितने पढ़े हैं, 2 कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट में अगर हम इसको बांट दें तो कैसे बांटेंगे और उनका रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकल के आएगा। तो देखिए, ये हुआ आपका वेक्टर ए एक्स। अगर हम देखें ध्यान से तो ये हुआ आपका वेक्टर, थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं इसको, वेक्टर ए वाई। ये एंगल सपोज थीटा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, इसको एरो को यहाँ लगा लेते हैं, इस एरो को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये आपका आ गया, ये एक्स डायरेक्शन थी, ये वाई। तो ए के जो वेक्टर वियोजन है इस तरह से हुए। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी ए एक्स प्लस ए वाई। 2 डायरेक्शन हमारे पास निकल के इस तरह से आ सकती हैं। तो ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू हमें अब फाइंड करनी है कि ए एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा, उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें, हमने पढ़े थे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंब कोणीय वेक्टर। तो लंब कोणीय एकांक वेक्टर जो पढ़े थे उसके हिसाब से ए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप स्वयं आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या होगी, ए एक्स आई, ए एक्स आई। इसी तरह से ए वाई, वेक्टर ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, ए वाई जे, बिल्कुल सही। अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन दोनों को। तो सब्स्टिट्यूट करिए, कितना आएगा,
वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये आपका वेक्टर ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? वेक्टर ए की किस तरह से, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। आपको जरूरी नहीं दो ही घटक हों इसके, यानी दो ही कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो जब 3 कंपोनेंट हो जाएंगे तब कैसे करेंगे हम, तब इसको अगर 3 कंपोनेंट हो उस केस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और उस केस में ए एक्स की वैल्यू जो होगी, ए एक्स इज इक्वल टू होगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली ए वाई की वैल्यू होगी ए साइन थीटा। तो यहां से अगर हम देखें ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ए आ जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से हम थीटा निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होगा ए वाई अपॉन ए एक्स। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। यह है आपका वेक्टर वियोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब इनका मैं बताता हूं आपको प्रोडक्ट यानी गुणन। गुणन कैसे करेंगे हम। चलिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। यानी वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो कैसे की जाती है। देखिए वेक्टर की जो प्रोडक्ट है, ध्यान से देखें, प्रोडक्ट हमें किसकी करनी है, वेक्टर्स की करनी है। ठीक है प्रोडक्ट वेक्टर्स की करनी है, यानी जो भी दो कंपोनेंट, दो हमारे पास क्वांटिटी हैं वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होंगी जिनकी प्रोडक्ट हमें करनी है। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये भी दो तरह की प्रोडक्ट होती है। नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी अदिश गुणन कहते हैं हिंदी में, अदिश गुणन। अब ये जो नाम आ गया यहां पर स्केलर या अदिश, ये क्या मतलब हो गया। हम तो सदिश की बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों रखा गया इसका नाम। जब दो वेक्टर, प्रोडक्ट तो वेक्टर की ही होनी है। सपोज कि आपके पास दो वेक्टर कौन से हैं, एक वेक्टर है आपके पास फोर्स, एक वेक्टर है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। एक क्या है फोर्स और एक दूसरा वेक्टर क्या है डिस्प्लेसमेंट। आपने इन दोनों की प्रोडक्ट की तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आएगा ही। कोई भी दो वेक्टर हो उनकी प्रोडक्ट करने से कोई ना कोई तो रिजल्टेंट आता ही है। तो जो रिजल्टेंट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको क्या नाम देंगे। अगर दो वेक्टर की गुणा करने पर उसका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी हो यानी अदिश राशि आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। ऐसे प्रोडक्ट को जिसका रिजल्टेंट अदिश राशि हो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क, और वर्क ऐसी राशि है स्केलर, वर्क स्केलर राशि है।
तो ये एक एग्जाम्पल भी हो गया किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। इसको हम लिखते हैं, अब ये लिखा क्या है हमने, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अगर हम अब बात करें वैसे तो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट, इसका जो लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, A डॉट बी, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, तो A डॉट बी, इसका अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालें तो ये होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है। दूसरे टाइप का जो प्रोडक्ट होता है, अभी इसमें ऑर्थोगोनल वेक्टर के साथ हम और प्रोडक्ट दिखाएंगे इसकी, लेकिन अभी पहले हम इतना ही करते हैं। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी सदिश गुणन जिसे कहते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन। सदिश गुणन, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट कब कहलाएगा, अब तो बहुत आसान हो जाएगा समझना इसको, कि जब दो वेक्टर की गुणा करने पर उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तब ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन कहते हैं। क्लियर। अब समझिए कैसे, कोई एग्जांपल इसका। यस, एक एग्जांपल है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हो गई। और ये क्या होता है, टॉर्क के बराबर। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। ये एक एग्जांपल हुआ वेक्टर प्रोडक्ट का। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो A क्रॉस B क्या कहलाएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू ए यूनिट वेक्टर, कोई एक यूनिट वेक्टर और साथ में लग जाता है। ये आपका आ गया सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है उसको भी हमने समझ लिया, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसको भी हमने बहुत आसानी से समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आता है इनकी प्रॉपर्टीज, और जो ऑर्थोगोनल वेक्टर थे उनके बारे में समझते हैं हम क्या क्या होंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर, किस तरह से हम लेंगे इनको। कोई भी दो वेक्टर हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं पहले, कि कोई भी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर होगा। ये कैसे आया, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे, कि ए डॉट ए मीन्स, अगर हम इसको क्लियरली लिखें तो क्या होगा, ए इंटू ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, दोनों सेम वेक्टर हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हुआ ए स्क्वायर। मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये बात आपको। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, कि अगर आपके पास आई जे के में हो, तो आई जे के में भी ऐसे ले सकते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू, ये सब क्या होती है, इनकी सबकी वैल्यू 1। लेकिन अदर देन दिस, यानी आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब क्या होंगी 0। इनको भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। आई डॉट आई में एंगल 0 होगा तो कॉस 0 यानी 1, और इनके अंदर जो एंगल होगा वो 90 होगा और कॉस 90 आएगा, इसलिए इनकी वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरह से इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, आई क्रॉस आई अगर कहीं पर लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल ठीक है, आई क्रॉस आई। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, आई इंटू आई साइन थीटा, और साइन थीटा मीन्स 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो मैं अभी इसको ऐसे ना लिख करके तीनों को एक साथ लिख देता हूं, के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू 0 होगी। ठीक है,
बहुत आसानी से मैं समझता हूँ बहुत आसानी से क्लियर हो रही होंगी ये बातें। अब यहाँ पर बात आती है आई जे के, इसमें भी हमने ले लिया और वेक्टर ए को भी ले लिया। अब आती है बात इनके क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे या इनके क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि पहले यहाँ तक कर लेते हैं, इसके बाद इनके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको बताएंगे कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी उस प्रॉब्लम को बताया जाएगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि हम यहीं तक रहने देते हैं कि हमारे पास जो हमने वेक्टर का वियोजन भी किया, वेक्टर एडिशन किया, वेक्टर के गणितीय विधि भी सीखी हमने और वेक्टर के प्रोडक्ट भी सीख लिए और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमने अभी सीख ली हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ और होमवर्क ये है कि जितना भी अभी तक हमने काम किया है उसको आप रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको लगेगा कि ये कुछ नई चीज़ बताई है। आपने ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर ली जितनी भी हमने बताई हैं, तो फिर आप उनसे रिलेट कर पाओगे चीज़ों को कि भाई हाँ ये चीज़ वो थी, उससे ये रिलेशन हो गया, अब नेक्स्ट ये हो रहा है तो इसमें क्यों हुआ ऐसा। तो ये सब यूज़ होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सबको आप रिवाइज ज़रूर करें और एक बार नहीं कम से कम 2 बार रिवाइज ज़रूर करें। 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, थोड़ा सा आपको यह है कि ये चीज़ें आपको आइडिया होना ज़रूरी है कि हम कहाँ से चीज़ ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, और वो तभी आएगा जब आप इसका रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप शेयर करें आज का जो लेक्चर है, और जितने भी लेक्चर हैं आप सभी लेक्चर्स को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।